So let's start with today's current affairs, the themes which have been covered in the newspaper The Hindu. The first one is GDP growth at 6.5%, the slowest since pandemic. Though real GDP growth in quarter 4 accelerated to 7.4%, the fastest quarterly growth in 2024 to 25, it was still slower than 8.4% in quarter 4 of the previous fiscal year. सो यहाँ पर जो ये टर्म है फिस्कल डेफिसिट जो है, ये टर्म्स जो ये की टर्म्स हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके रिलेशन में आपको थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, while a significant uptick in economic activity in the fourth quarter of financial year 2024 to 25 pushed gross domestic product growth for full year to 6.5% as per the provisional estimates for 2024 to 25 released by the government on Friday. This is the slowest since the pandemic year 2020 to 21. यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंस है ना कि ये डेटा कौन रिलीज़ करता है, डेटा इज़ रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री. The real GDP growth in quarter 4 of 2024 to 25 accelerated to 7.4%. This was the fastest quarterly growth. India's growth rate differential in comparison to average growth rate of advanced economies was on the lower side during the boom era. Kindly find out about the boom era. ठीक है, ये आप विवेक सिंह की बुक ख़रीद लीजिए, इंडियन इकोनॉमी की. उसमें जो है इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं एंड दैट इज़ अ वेरी गुड बुक इंडीड. मैंने भी पर्सनली उसे क्या कहते हैं काफ़ी मतलब नोट्स प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया है. सो यू शुड बाय दिस बुक. ये जो बूम एरा है, दिस इज़ रिलेटेड टू द फिस्कल पॉलिसी बिजनेस साइकिल्स. ये जो टर्म है जो मैंने आपको बुक बताई है विवेक सिंह की इकोनॉमिक्स की, इसमें आपको मिल जाएगा. फिस्कल पॉलिसी में जो बिजनेस साइकिल्स होते हैं, जैसे दो टाइप के साइकिल्स होते हैं, प्रो साइक्लिकल एंड काउंटर साइक्लिकल. सो इसके बारे में आप अगर इन डेप्थ एनालिसिस कर लोगे, क्योंकि ये स्टैटिक का पोर्शन है, सो ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. और ये बुक जो है, दिस इज़ डिज़ाइन, आई एम नॉट मार्केटिंग, बट मैं पर्सनली मतलब मेरा ये रिव्यू रहा है. ये बुक जो है ये पर्सनली आपके PYQs के हिसाब से डिज़ाइंड है, ठीक है. ये जो बुक है PYQs के हिसाब से डिज़ाइंड है. सो आई रिकमेंड यू टू बाय दिस बुक. अगर आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स नहीं है तो आप प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन उसमें, और इनफैक्ट उसमें चैप्टर का बाइफर्केशन भी जो है प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से है. उसमें मतलब एट द बैक ऑफ एवरी चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उन्होंने दे रखे हैं. सो आप उसकी हेल्प से ये कर सकते हो. इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल बुक एंड इट इज़ मोर गुड बुक in terms of prelims and mains GS papers. I'm not talking about optional as compared to रमेश सिंह की जो बुक है उससे ज़्यादा बेटर रही है. नेक्स्ट वी कम टू पार्लियामेंट्री पैनल टू लुक इनटू एडमिशन जॉब रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम OBCs इन AMU. अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि पार्लियामेंट्री पैनल ने कमिटी सेट की है ऑन द वेलफेयर ऑफ OBC क्लासेस ऑफ मुस्लिम्स. जो मुस्लिम कोटे में जो OBC क्लासेस होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में जो बैकवर्ड रहते हैं, ठीक है, उन मुस्लिम्स को ये OBC की कैटेगरी दी जाती है. सो ये will meet with the officials of Education Ministry and representatives of Aligarh Muslim University and Jamia Millia Islamia over measures
taken by them to secure representation of OBCs in admission and employment this June. The above mentioned representatives of the Union Ministry and minority institutions will be expected to give evidence on the measures they have taken to secure the representation of the OBCs in their universities, both in admissions and employment. सो ये दोनों ही केसेस आ जाते हैं. अब इस केस में आपको फंडामेंटल राइट्स चेक करना है, ठीक है, जहाँ पर ये SC ST एंड OBC का रिजर्वेशन रहता है एम्प्लॉयमेंट में, प्रमोशन में, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्राइटेरिया रहते हैं उनके एडमिशन का. सो फंडामेंटल राइट्स इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड स्पेसिफिकली ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, और बेसिकली जो आर्टिकल 25 से जो आर्टिकल्स फॉल करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. एंड वी ऑल नो कि आज के समय में राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत पूछा जा रहा है. सो आर्टिकल 21 भी इम्पॉर्टेंट है एंड आर्टिकल 21A ऑल्सो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट है, एजुकेशनल राइट से रिलेटेड कंटेंट है. सो आप इस पर देख लीजिएगा, एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है. So next we come to LCA fighter production will be increased, says HAL CMD. Hindustan Aeronautics Limited HAL chairman and managing director DK Sunil said that production of indigenous light combat aircraft LCA Mk1A will be increased to ensure timely deliveries to Indian Air Force. So यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस होल्ड कर रहा है कि LCA कौन सी एयरक्राफ्ट है, तो LCA Mk1A कौन सी एयरक्राफ्ट है. सो इट इज़ अ लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है. बेसिकली ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, अब UPSC आप देखो 2025 में ही आप देखो सेट A में आप देखोगे. सो ये लास्ट के कुछ अराउंड 60 जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसके बाद आप देखोगे तो उसमें से किसी क्वेश्चन में लाइन में ये पड़ेगा कि दे हैव आस्क्ड द नेम ऑफ दे हैव गिवन 3 कॉलम क्वेश्चन, 3 कॉलम क्वेश्चंस, और उसमें सबसे पहले कॉलम में उन्होंने नाम लिख रखा है जो इक्विपमेंट है, जो भी एयरक्राफ्ट है या जो हेलीकॉप्टर है या जो भी ड्रोन है उसका नाम लिख रखा है, उसके फंक्शंस बताए हैं और ये पूछा है कि ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, ये क्या है. सो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन देखे गए हैं ये, और ये पिछले 2023, 24 और 25 से काफ़ी देखा जा रहा है. सो अभी UPSC जो है डिफेंस के एरिया में काफ़ी एक्सप्लोर कर रहा है, जो कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी आपको बताया था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. Production line was established by its industry partner VM Technology, which handed over its first central fuselage assembly for Tejas or LCA Mk1A in the presence of Defense Production Secretary Sanjeev Kumar. The production for LCA and developing the Advanced Medium Combat Aircraft AMCA, helicopters and wide range of products. सो आप ये प्लीज़ देख लीजिएगा कि 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो कौन सी हैं, ठीक है, अभी आई भी हैं कि नहीं आई है, उस हिसाब से भी आप देख लीजिएगा. और अभी रिसेंट में जो भी मतलब हेलीकॉप्टर्स हो गया, एयरक्राफ्ट्स हो गए, उनका यूजेज हुआ है, ठीक है, उसको लेकर बहुत ध्यान देने वाला है. एंड वी ऑल नो कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम की काफ़ी तारीफ़ की गई है. सो इससे रिलेटेड भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ठीक है. सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, ठीक है, ये जो मिसाइल्स हैं इनका यूजेज कौन से एयरक्राफ्ट्स में हुआ है, या ये मिसाइल्स जो हैं जो भी टैंकर्स हैं कहाँ यूजेज है इनका. सो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि ये अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है और UPSC इसको बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस में जाके बहुत पूछ रहा है.
स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द एनडीए पर्सनल्स, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। सीडीएस में नहीं पूछ रहा है, सीडीएस में भी कम ही पूछ रहे हैं, बट ये जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जा रहा है। सो नेक्स्ट वी कम टू पाकिस्तान इंडिया वॉर। ये एडिटोरियल में ये पेज आया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी एंड जो आपका ऐसे है उसके पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने हाईलाइट किए हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड स्पेस आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर पार्ट्स ऑफ वन बॉडी। सो इससे रिलेटेड इसको कंबाइन करके यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है। ये प्रीलिम्स बेस्ड तो नहीं, लेकिन ये मेंस बेस्ड है, ठीक है। सो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। लेट्स मूव अहेड। इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी, आई एम हाईलाइटिंग द की टर्म्स जिन पे क्या कहते हैं आप स्ट्रेस कर सकते हो, थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन में आप वर्कआउट कर सकते हो, एंड वो हेल्पफुल रहेगा आपके मेंस के आंसर्स को फ्रेम करने में, बोथ इन एसेज एंड जीएस पेपर्स। So, India's cultural diversity and sweep of history may be unparalleled in a civilizational context. It remains prone to attacks from countries in vicinity and beyond. An incorrigible Pakistan is continually finding ways and means every few years to provoke a conflict. And despite worsted in every one of these conflicts and wars, remains undeterred, seeking bleed India by a thousand cuts. Secular democratic India appears to be anathema to Pakistan. Secular democratism, ये जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये टर्म, ये की वर्ड जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इस पर थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके पास होना चाहिए कि आप डिस्क्राइब कर सकें। आप यूपीएससी जैसे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, मैं वैसे तो नहीं फ्रेम कर सकती हूँ, बट ये जो कीवर्ड्स हैं इनको पकड़ के ही यूपीएससी अपने मेंस का और एसेज जो हैं उनको, साइकोलॉजिकल एसेज आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चले हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस रहता है। सो आपके पास अगर रिसर्च वर्क रहेगा, स्टैटिक क्वेश्चंस आप कनेक्ट करके आप लिख पाओगे, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। As India progresses towards becoming a global power, it is already the fourth largest economy in the world. Pakistan is descending into near anarchy, yet this neighbor of ours, dominated by military mindset, is contriving to find ways and means of undermining India's progress. Peace for India hence depends on who rules Pakistan, which almost invariably is the military. There is no easy solutions to these problems and India needs to prepare for war. सो ये डिफेंस से रिलेटेड जो है ना, ये सॉल्यूशंस, जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज़ है, वो क्या है वो ये पूछ सकता है, ठीक है। मेंस के क्वेश्चंस में सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच क्या रहना चाहिए और वे फॉरवर्ड क्या रहना चाहिए, इस उसमें इंडिया की प्रिपेयर्डनेस कैसी रहनी चाहिए, ठीक है। इन सिचुएशंस में जो पाकिस्तान है, चाइना है, बिकॉज वी नो कि अभी हमने पढ़ा है कि अटैक्स हो सकते हैं और इंडिया को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा काफ़ी। सो ये इन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि सॉल्यूशंस क्या है, इश्यूज़ क्या है। सबसे पहले तो इश्यूज़ आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, फिर सॉल्यूशंस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या होने चाहिए, और इंडिया की प्रिपेयर्डनेस कैसी होनी चाहिए, बोथ इन टेक्निकल एंड डिफेंस एस्पेक्ट, ओके। और ये अभी हम बात करते हैं कि इंडिया की लैकिंग कहाँ है। ये देखिए इधर साइड दिया हुआ है, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर ऑफ द फ्यूचर, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। हमने ये पॉडकास्ट में भी काफ़ी सुना है दैट ये जो अब आने वाला समय होगा ये टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर का रहेगा। सो ये मेंस का जो है ना, मेंस का ये हॉट टॉपिक रह सकता है, बोथ एसए एंड जीएस पेपर्स। इसको ट्विस्ट करके यूपीएससी पूछ सकता है, बट अगर आप इस टाइप के अगर पढ़ोगे तो आपके पास एक नॉलेज रहेगी कि आप इंटरप्रेट करके क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हो। टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर ऑफ द फ्यूचर, द कॉन्फ्लिक्ट हाउएवर डेमॉन्स्ट्रेटेड इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट द फ्यूचर वॉर्स will essentially be technological in nature. Technological dominance and speed with which
escalations take place will dictate the course of future wars. Currently, India has an edge over Pakistan as far as escalation's dominance is concerned. But this need not always be the case. It is important to remember that in a fragment, multipolar geopolitical environment, there will be little scope and or time for imposing restraint on a party. Once a major conflict begins, arms control agreements also may have little relevance in future wars. Worse, it is already the best known secret that the new nuclear warheads, and cruise missiles are being designed and kept in readiness for use. Realization needs to dawn that nuclear threshold is narrowing rapidly. ये जो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं एंड क्रूज़ मिसाइल्स हैं, आप प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, इनमें डिफरेंस क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, बिकॉज ये 2024 के एग्ज़ाम में यूपीएससी ने इनकी डेफिनेशंस को स्वैप कर दिया था. सो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि इनकी रेंज क्या है. ठीक है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं इनकी रेंज क्या है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है कि क्या है. ठीक है, रॉकेट प्रोपल्ड है या फ्यूल प्रोपल्ड है. आप इनके ऊपर रिसर्च कर लीजिएगा थोड़ा, ये आपको गूगल में मिल जाएगा. इफ़ यू गूगल इट यू विल गेट इट. इट इज़ जर्मेन टू मेंशन here that while India's position on land, sea, and air is more than adequate to deal with a Pakistan, the situation could alter in the event of a two-front war involving both China and Pakistan. In such a situation, India will need to balance the combined capabilities of Pakistan and China and will throw up some neglected aspects such as India's lack of डेडिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम. सो यहाँ पर जो लूप होल है इंडिया के साथ वो सैटेलाइट सिस्टम है. ठीक है, नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट सच एज इंडियाज़ लैक ऑफ डेडिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम एंड सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस नेटवर्क. सो इसका जो है आप इसके कंटेक्स्ट में आप देख सकते हो कि सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए. ठीक है, ये इन लूप होल्स के सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए और इंडिया को कैसे इसमें वे फॉरवर्ड ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. इट बियर्स रेपुटेशन दैट मॉडर्न वॉरफेयर इंक्रीजिंगली डिपेंड्स ऑन स्पेस बेस्ड एसेट्स to act as an early warning systems for a variety of tasks apart from tracking and communication. This lacuna will need to be overcome in real time before the next outbreak of a major conflict. So preparedness in space aspect, specifically जो सैटेलाइटिक बेस्ड सर्वेलेंस है, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सो दैट इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है कि वॉर लाइक सिचुएशंस आती हैं तो इसमें इंडिया प्रिपेयर्ड रहे. So next we move on to rural consumption remains poor despite the lowering of inflation. अब इस एस्पेक्ट में जो है दिस कैन बी ये जो एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एमएसपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में. ठीक है, आप इसमें क्या कहते हैं आइडिया ले सकते हो, जैसे वे फॉरवर्ड क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए. ठीक है, एमएसपी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर. ठीक है, ई एमएसपी पोर्टल्स भी काफ़ी चले हैं, मतलब जो ई मंडी बेसिकली जो है उससे रिलेटेड पोर्टल्स भी काफ़ी चले हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर फार्मर्स अपना सामान जो है वो ऑनलाइन बेचते हैं. तो ये सब आपको ना विवेक सिंह में मिल जाएगा. उसके साथ साथ आप थोड़ा सा गूगल रिसर्च भी कर लीजिएगा कि कौन कौन से ई प्लेटफॉर्म्स आए हैं जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचा जा सकता है. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर जो फोकस का टॉपिक रहेगा ना वो एमएसपी इम्प्लीमेंटेशन पे रहेगा, और ये भी कि अगर इस तरीके का फिस्कल डेफिसिट होता है तो क्या वे फॉरवर्ड रहना चाहिए. सो इंडियाज़ फैक्ट्री आउटपुट परफॉर्मेंस मेजर्ड मंथली बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन slowed to an 8-month low of 2.7% in a
in April. At the start of fiscal 2026, it marked a steep decline, almost halving from last April's 5.2% growth. This correlates with the monthly gauge of the 8 crore sectors by the Ministry of Commerce and Industry, which posted a 0.5% growth in April. Also, an 8-month low. More significantly, it is a steep decline from last April's 6.9%. 8 crore sectors make up about 40% of the weight of items included in IIP. This comes on the back of a 4% growth in industrial output for the last fiscal years, which was the lowest in the past 4 years. The trade and tariff related uncertainties are most likely to have impacted goods output, continuing the contraction in consumer non-durables output for the third consecutive month suggests persistently low rural consumption as essentials such as food make up a significant portion of consumer non-durables. This is a clear indication that despite retail inflation, this is a keyword. ठीक है, आप इस पे स्टैटिकली आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा. हिटिंग एन ऑलमोस्ट 6 year low 3.6%, 3.16% in April, and has not translated into higher spending power for rural communities where consumer non-durables have the most demand. Food prices contracted for the 6 months straight to 2.14%, which led to below MSP rates for most staples at mandis. The government must focus on ये वे फॉरवर्ड है, उसमें का एक पॉइंट बन सकता है कि क्या होना चाहिए जब ये MSP रेट्स जो हैं, जो रेट्स हैं फूड प्राइसेस के जो रेट्स हैं वो बिलो MSP लेवल जब चले जाएं तो क्या होना चाहिए. उसमें गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए रूरल इनकम पे बाय इम्प्लीमेंटिंग MSPs फॉर फार्म प्रोड्यूस मोर सिस्टमैटिकली. A surge in capital goods output to 20.3% in April, albeit from a low base, indicates confidence in the domestic economy as investors continue with their plans to diversify exports, attempting to rely less on US, with trade related sectors expected to continue to stay volatile in the near term. The center must push private sector to increase capital expenditure at home. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशंस कि प्राइवेट सेक्टर को सेंटर को पुश करना चाहिए इस कंटेक्स्ट में. दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड एड इन रेजिंग कंजम्पशन डिमांड. Export oriented sectors must also aim to ring fence themselves from tariff, price and supply chain shocks. ये जो टैरिफ्स हैं, प्राइस है, सप्लाई चेन शॉक्स हैं, इन पे आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा कि इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, बिकॉज इस पे मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. बाय इंश्योरिंग अ रोबस्ट डोमेस्टिक प्रेजेंस while also diversifying outside the traditional export regions of the US and European Union. See, I told you that in this year's theme, either in mains or in prelims, in the upcoming prelims, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये काफ़ी मतलब हॉट टॉपिक रहने वाला है. और ये मेंस में भी पूछा जाएगा कि स्किल्स का क्या मतलब रोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में. इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो ये जो आर्टिकल है ये इसके ऊपर ही है, एडिटोरियल का ही ये पार्ट है. डोंट merely enroll students but equip them with skills. As the admission session for colleges and universities begins, institutions across India are once again promoting their programs under the banners promising knowledge transformation and research excellence. This growth in enrollment at undergraduate, postgraduate, and PhD levels
suggest a dynamic academic landscape full of potential. Yet, beneath this expansion lies important challenge. Degrees are proliferating faster than meaningful job opportunities. मीन्स आज के समय में देखा जाए तो स्किल ओरिएंटेशन ही डिमांड हो रही है जॉब्स के बेसिस पे. बट आई यूजुअली टॉक एट होम ऑल्सो एंड लोग कहते हैं कि ये कर लो वो कर लो. सो मेरा यही कहना है कि स्किल ओरिएंटेशन अपकमिंग इंडिया का काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है जॉब एम्प्लॉयमेंट को फुलफ़िल करने के लिए. सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें पक्का मतलब आई कैन नॉट से श्योरली बट इसको ट्विस्ट करके कहीं ना कहीं को रिलेट करके यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है. सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, a gap that needs attention. According to data released by Ministry of Statistics, unemployment rate in India tends to increase with higher education levels. This paradox reveals a critical gap between academic achievement and employability, a gap that requires urgent attention. The challenge is particularly acute in India's vast network of non-elite institutions in Tier 2 and Tier 3 colleges, where most of the students pursue BA, BCom, and BSc degree. Their corresponding master's programs and their corresponding master program, these institutions often face resource constraints and limited industry connections, operating with curricula that have not kept pace with evolving job market. While elite colleges make headlines for placement challenges, the gradual erosion of employability in everyday colleges often goes unnoticed. In many such situations, instruction remains largely theoretical with limited emphasis on real world skills. For example, an English literature student might study Shakespearean tragedy yet miss out on learning practical skills such as writing professional emails. Similarly, an economics graduate may understand complex theories but struggle with everyday tools such as Excel. This disconnect means millions of educated young people find it difficult to translate their degrees into career opportunities. So, in upcoming era, the degrees would just be a mere paper in hand with no job opportunities. So, therefore, skill orientation would be the main focus of upcoming India. The situation stems partly from a deeply entrenched academic culture that values scholarship and abstraction over practical application. Within many academic circles, even prestigious ones, higher education is often celebrated as an end in itself, while immediate employment is sometimes subtly undervalued. Postgraduate degrees and PhDs are frequently pursued not just for intellectual fulfillment but as a refuge from job market, creating a cycle where many graduates end up teaching in the very colleges that perpetuate the same system. It is important to recognize that successive governments have acknowledged this issue. Initiatives such as Skill India, Startup India, and National Education Policy have pushed for skill development, vocational training, and entrepreneurship. So these are the important schemes. आप इनको देख लीजिएगा एक बार. स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इनमें क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, इनके एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो भी मतलब नोट्स बनाने हैं वो आप बना लीजिएगा. However, the transformation remains incomplete. Many undergraduate and postgraduate programs continue to emphasize rote learning over practical skills, while new courses in AI or entrepreneurship are being introduced. They often lack depth and integration into broader curriculum. A broader societal change. Countries such as China and Japan have successfully aligned education with economic strategies by elevating technical and vocational education to a central role in workforce development. In India, vocational training is still often perceived as a fallback option, both within academia and society. This stigma limits the appeal and effectiveness of
skill based education, despite its vital role in economic empowerment. This contradiction highlights a broader societal challenge. Degrees are highly valued as symbols of upward mobility, but they increasingly fail to guarantee it. Not a call to abandon liberal education or abstract learning, they remain essential for critical thinking and creativity. However, education must provide tangible economic benefits. Degrees should offer pathways to agency and dignity, especially for students from smaller towns and under resourced institutions. A way forward, this is very important in integrating practical skills modules, communication, digital literacy, budgeting, data analysis, hospitality, tailoring, and health services into general degree programs as core elements, not optional extras. Doctoral education should be diversified to prepare candidates for policy analytics, consulating development and industry roles, not solely academia. Research remains vital, but it must be pursued by those inclined towards it. Finally, widespread aspirations for government jobs reflects the limited opportunities graduates currently perceive. While these roles remain important, expanding private sector and entrepreneurial pathways through improved employability will offer a youth broader range of options. Enhancing skills and opportunities can reduce the overdependence on competitive exams. India's growth economy demands an education system that not just enrolls students but equips students with skills, viewing education in a social contract that guarantees a meaningful connection between learning and livelihood. This is a picture which was being posted in the Times of India. इसमें जो लॉजर हेड सी टर्टल है, ठीक है, लॉजर हेड सी टर्टल है, इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रीलिम्स एस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसका जो इस पे जो ये इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है क्या पड़ेगा सी पोल्यूशन का, सो ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा. ब्रीडिंग सेशन क्या होता है, ठीक है, सॉरी ब्रीडिंग सीज़न क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. इनकी जो वेरिड स्पीशीज़ होती हैं, इनके लोकेशन एंड एक्सटेंट क्या है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा. सो हियर आई एंड अप दिस सेशन, and if any feedbacks are to be given, you may post it in your comment section, in a comment section. Thank you.